स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पॉपुलर स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग सीखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम लोगों के एग्जाम में हर बार देता है और अक्सर बच्चे इसमें फंस जाते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी द्विघात समीकरण में k का मान, p का मान, z का मान, किसी का भी यदि मान ज्ञात करना हो तो हम लोग कैसे उसे आसान तरीके से बना पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग यह जानते हैं कि जब कभी भी किसी भी द्विघात समीकरण में k का मान या p का मान या किसी और भी वैल्यू को ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो सबसे पहले अपने दिमाग में यह बैठा लीजिए कि आपको उसे द्विघात समीकरण मतलब विवेचक के सूत्र पे बनाना है। किसके सूत्र पे बनाना है? विवेचक के सूत्र पे। और विवेचक का सूत्र क्या होता है? तो विवेचक का सूत्र होता है b² - 4ac। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि बच्चे a b c खोजने में काफ़ी परेशान हो जाते हैं। आज हम लोग के पी के मान निकालने के साथ साथ द्विघात समीकरण का भी रिवीजन कर लेंगे इसी सवाल में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर विवेचक कैसे निकालते हैं और इसी विवेचक में के और पी का मान कैसे निकालते हैं। वीडियो अंत तक देखते रहिए और आशा करेंगे कि आप लोग किसी लाइन को स्किप नहीं करेंगे ताकि आप इसे समझने में किसी तरह की कोई समस्या ना हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर इसे कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले के और पी वाले सवाल में हम लोगों को खोजना होता है ए बी सी। क्या निकालना होता है? ए बी सी। और वह ए बी सी निकालना बिल्कुल आसान है, आप देखते ही ए बी सी निकाल लेंगे। देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं ए बी सी, ए बी और सी। तो हमेशा याद रखना है, चाहे आप द्विघात समीकरण में विवेचक बनाइए या फिर के या पी का मान ज्ञात कीजिए, सबसे पहले ए को खोजने का सबसे आसान तरीका यह है कि x² के आगे जो भी लिखा हुआ रहता है वो ए कहलाता है। x² के आगे जो भी लिखा हुआ रहता है वो ए कहलाता है। मैं आप लोग को इससे पहले एक बात बता दूं कि मेरा इस तरह का वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि जो बच्चे काफ़ी कमज़ोर हैं वो भी इसे आसानी से समझ सके, इसीलिए इसमें मैं लॉजिक लगा के बताता हूँ। ऐसा नहीं सोचना है कि ऐसा बोलने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि मेरा वीडियो बनाने का यह उद्देश्य है कि चाहे वो कमज़ोर से कमज़ोर छात्र क्यों ना हो वो भी इसको आसानी से समझ सके। चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो मैंने अभी बताया है कि x² के आगे जो भी लिखा हुआ रहता है वो ए कहलाता है। मतलब यह है कि x² के आगे चाहे कितना भी लंबा चौड़ा कुछ भी क्यों ना लिखा हो वो ए कहलाएगा। x² के आगे क्या लिखा हुआ है? 3, तो ये ए का मान हो गया। ठीक है, अब x के आगे जो भी लिखा होगा वो कहलाएगा b। क्या कहलाएगा? b। और जो लास्ट में बच गया होगा वो हो जाएगा c। हमेशा ध्यान रखना है कि चिन्ह को इग्नोर नहीं करना है, चिन्ह को साथ में लेके चलना है। इसके सामने प्लस था, ये ऑटोमेटिक प्लस है, माइनस था तो माइनस लिख दिया और ये पहले से ही प्लस है। ठीक है, अब हम लोग क्या बताए थे, इससे कौन से सूत्र पे निकालते हैं? विवेचक d b² - 4ac। चलिए ठीक है, b का वैल्यू क्या है? -5, तो -5 लिख दीजिए का होल स्क्वायर -4। a है ना, यहाँ पे देखिए a का मान क्या है? 3। केवल आप प्लेस पे मतलब उसके स्थान पे उस अंक को बैठा दीजिए और आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए क्या किए, ये b था, b का मान क्या था? -5। तो देखिए b की जगह मैंने बैठाया -5, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया, माइनस था तो माइनस किया, 4 था 4 लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ a, तो a का मान क्या है? 3, तो इस a की जगह बैठाएंगे 3। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? c का वैल्यू क्या है? p, तो यहाँ c की जगह क्या बैठा दिए? p, बस हो गया। अब बिल्कुल आसान है, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। हमेशा याद रखना है कोई भी संख्या में माइनस लगा हो या प्लस लगा हो उसका जब भी स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा प्लस में ही होता है। ठीक है ना, वो क्यों होता है वो देखिए, क्योंकि -5 और गुना -5 करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। और 5 गुना 5 25, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 -4 गुना 3 12 और ये p हो गया। हम सभी जानते हैं बराबर के सेट क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो देखिए 25 हो गया, ये माइनस वाला पूरा का पूरा टर्म बराबर के उस साइड जाएगा। तो अभी जस्ट आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब माइनस होता है उधर जाके वो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो ये माइनस से बराबर के उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? +12p। ठीक है, हमको निकालना किसका वैल्यू? p का वैल्यू निकालना है। तो इधर ऑलरेडी 25 दिया हुआ है। हमेशा याद रखना है जिसके साथ जो संख्या दिया हुआ रहता है जब हम उसका वैल्यू निकालते हैं तो वो संख्या बराबर के इस साइड बटे में आ जाता है। तो ये 12 है, ये बटे में आ गया 12। इसी के साथ साथ हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसी के साथ हमारा p का मान निकल गया। सेम प्रोसेस इस पे भी करना है। सबसे पहला काम हम लोगों का खोजना होता है a, b और c। ठीक है, अभी हम आप लोगों को मैंने इस वीडियो में बताया कि a क्या कहलाता है? तो x² के सामने वाला, मतलब ये हो गया a,
x के सामने वाला ये हो गया b और ये हो गया c। बिल्कुल आसान है a b c खोजना, और उससे भी आसान है इसके फॉर्मूले पे बैठाना। ये देखिए क्या दिख रहा है b, तो b का वैल्यू क्या है k है, तो इस b के ठीक नीचे देखिए हम लोगों ने क्या लिखा k, इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। माइनस है माइनस लिख दिया, 4 है 4 लिख दिया। यहाँ पे क्या दिख रहा है a का वैल्यू क्या है 2 और c का वैल्यू क्या है 3, ठीक है। ये के स्क्वायर हो गया माइनस 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 8 गुना 3 सॉरी 4 गुना 2 8 गुना 3 कितना हो गया 24, ठीक है। बराबर की साइड कुछ भी नहीं रहता है तो क्या रहता है 0 रहता है। के स्क्वायर ये माइनस बराबर की साइड चला है तो क्या हो गया प्लस हो गया ना। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही ये स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है रूट चढ़ता है, तो हम लोगों ने ये रूट चढ़ा दिया। मतलब आप या तो इसे भी आंसर लिख सकते हैं, यदि आपको रूट निकालना नहीं आता है तो आप यहाँ भी आंसर लिख देंगे तो कोई गलत नहीं होगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नहीं बिल्कुल मुझे आंसर मैच करना है तो इस 24 को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, 24 का हम लोग खंड करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, ठीक है। तो हमें इसे याद रखना है, जोड़ा लगाना है। क्या लगाना है जोड़ा, क्योंकि ये रूट का मतलब ही होता है इस 2, तो ये 2 का हो गया जोड़ा गुना 2 गुना 3, इस पे जोड़ा नहीं तो इसको गुना कर लीजिए, 2 गुना 3 6 हो गया। याद रखना जिस पे स्क्वायर रहता है केवल वही रूट के बाहर आता है। तो 2 इस 2 पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन इस पे तो स्क्वायर नहीं है तो ये रूट में रह जाएगा। यही क्या हो गया आंसर हो गया। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि यदि आपको यह निकालना नहीं आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं, आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में ज़रूर आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में तो आया ही होगा। और इसी तरह के वीडियो के लिए कंटिन्यू इस चैनल पे बने रहें, और यदि आपको यह पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी मैट्रिक के परीक्षा में सहायता मिल सके। धन्यवाद।